Good morning. Hello students, how are you? Today I am going to discuss about the next segment of the digestive system, in which we will discuss about the digestive glands that are associated to the gastrointestinal tract and help in the process of digestion at any level. Right? यानी कि आज के अपने इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले सेगमेंट में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जीआईटी से संबंधित जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी हिस्टोलॉजी क्या है, उनसे निकलने वाले जो सेक्रीशंस हैं उनके केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या हैं और किस लेवल पर वो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव प्रक्रिया में। तो आइए, और सबसे पहले जो ग्लैंड जो सबसे पहले है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है वो है लीवर। दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर। दिस क्लास इज फॉर बीएससी 2, बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, और इनका जो जूलॉजी का जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैमेलियन फिजियोलॉजी और उसका जो चैप्टर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और अब तक हमने आपको एलिमेंट्री कैनाल के कंप्लीट हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बात कर लिया है। इससे संबंधित जो ग्लैंड्स हैं उनमें पहली ग्लैंड आपकी है कौन? दैट इज लीवर, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टुडे। नाउ द लीवर, इसके बारे में सबसे पहली बात जो आपको जाननी है वो ये है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। This one is the largest gland in our body. ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, राइट? क्या है ये? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, और इसकी अगर हम एम्ब्रायोनिक ओरिजिन अगर हम देखें, इट इज एंडोडर्मल। इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय जो 3 प्राथमिक जनन स्तरों का विकास होता है, 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, उनमें से जो तीसरी लेयर होती है एंडोडर्म। 3 होते हैं, कौन कौन से? एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। इनमें से जो तीसरी लेयर है जिसका नाम क्या है? एंडोडर्म, उसी से इसका विकास होता है। एक बात आप यहाँ पर गांठ बांध लें, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जीआईटी से संबंधित जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में, जीआईटी से संबंधित जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, इनकी ओरिजिन एंडोडर्म से होती है। चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, और या फिर ऐसी सभी ग्लैंड्स जो कि जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सरफेस एपिथेलियम पर खुलती हैं। ये सारी ग्लैंड्स की ओरिजिन कहाँ से होती है? इट इज एंडोडर्मल। बात समझ में आ गई? आइए, तो ये हो गई इसकी ओरिजिन। अब इसके लोकेशन की अगर हम बात करें, लोकेशन, तो इट इज लोकेटेड, कहाँ पर स्थित होता है? इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ स्थित होता है? इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। आपको मालूम है कि आपकी बॉडी कैविटी को डायाफ्राम अपर और लोअर चैम्बर में डिवाइड करता है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये देख चुके हैं। तो थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारा लंग और हार्ट होता है, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अन्य सभी वाइटल ऑर्गन होते हैं, इंक्लूडिंग द रेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज नोन एज जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनी। इस तरह के ये सारे वाइटल ऑर्गन्स आपकी एब्डोमिनल कैविटी में डायाफ्राम के नीचे स्थित होते हैं, डिफरेंट रीजन में। तो अगर हम लीवर की बात करें तो ये भी कहाँ पर स्थित है? इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी इन आवर बॉडी। किधर? लेफ्ट या राइट? तो हम बोलेंगे कि ये राइट साइड पर स्थित होता है, टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में, जस्ट बिलो द डायाफ्राम।
just below the diaphragm. डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड पर स्थित होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम ये बात करें कि हमारा जो लीवर है इसके दो भाग होते हैं। लीवर इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड का मतलब इसमें दो लोब होते हैं। इनमें से एक राइट लोब होता है, राइट लोब, और दूसरा होता है लेफ्ट लोब। इस तरह से लीवर में दो लोब पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट लोब होता है और लेफ्ट लोब होता है। इसका जो राइट लोब होता है ये काफी बड़ा होता है और पूरी ग्लैंड का लगभग ये 5/6 हिस्सा कवर करता है। 5/6 पार्ट, 5/6 भाग ये कवर करता है जो राइट लोब लीवर का होता है। और जो 1/6 होता है, 1/6 पार्ट, इट इज कवर्ड बाय द लेफ्ट लोब। इस तरह से लीवर में दो लोब पाए जाते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो राइट लोब है ये आकार में बड़ा होता है, ये लगभग 5/6 पार्ट होता है, और जो छोटा लोब होता है वो 1/6 पार्ट होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें तो ये जो दोनों लोब होते हैं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बोथ द लोब्स ऑफ लीवर, both the lobes of liver are connected with the falciform ligament. लीवर के दोनों लोब फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से कनेक्ट होते हैं। बात समझ में आ गई। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, एंडोडर्मल ओरिजिन है, एब्डोमिनल कैविटी में अपर राइट साइड में सिचुएटेड होता है। इसके दो लोब होते हैं, इनमें से एक बड़ा लोब होता है और दूसरा छोटा लोब होता है। बड़ा लोब होता है वो राइट पार्ट होता है लीवर का, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्स 5/6 पार्ट ऑफ द liver, and the left lobe that is smaller and it constitutes 1/6 part of the liver, right? इसके बाद हमने आपसे बताया कि ये जो दोनों लोब होते हैं इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अब अगर हम बात करें तो लीवर जो होता है इट इज मोस्ट वाइटल ऑर्गेन ऑफ योर बॉडी, हाईली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आपने देखा है कि लीवर का संबंध किससे है? लीवर का संबंध एब्डोमिनल कैविटी के साथ है, गॉल ब्लैडर के साथ है। यह सिस्टम हम आपको डायग्राम से समझा चुके हैं। अब अगर हम देखें तो लीवर का ये जो लार्ज लोब होता है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस वन, सपोज दैट दिस वन इज द लार्ज लोब ऑफ लीवर एंड दिस वन इज द स्मॉल लोब ऑफ लीवर। यू कैन राइट फॉर दिस इट इज द लेफ्ट लोब, it is the left lobe, and you can write it is the right lobe. ये कौन सा लोब है? This one is right lobe. और इन दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या होता है? This connecting structure is known as the falciform ligament. This one is known as the falciform ligament. दिस वन। डायग्राम को आप देखते चलिए। लीवर के दोनों लोब हमने अभी तक यहां दिखाया है। इसमें से एक बड़ा लोब है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? इट इज नोन एज राइट लोब। इट इज द लार्जेस्ट लोब होता है, ये बड़ा लोब है यहां पर, और यह 5/6 पार्ट कवर करता है। किसका? लीवर का। और इसका जो दूसरा लोब है दिस वन, it is the left lobe and this covers 1/6 part of the liver. Both these lobes are connected with the help of falciform ligament, right? अब अगर हम देखें
तो यहां पर लीवर को सप्लाई करने के लिए एक यहां पर नली इसमें प्रवेश करती है, ब्लड वेसल, एंड दिस ब्लड वेसल इज नोन एज द हिपैटिक आर्टरी। दिस वन, इट इज द हिपैटिक, ये एओर्टा से उसका पार्ट है, एक उसकी ब्रांच है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। जैसा कि इसका नाम है, हिपैटिक टर्म जो होता है वो लीवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपको मालूम है कि आर्टरी एक ब्लड वेसल है दैट ब्रिंग्स द प्योर ब्लड टू लीवर, बिकॉज लीवर इज आल्सो एन ऑर्गन इन योर बॉडी। ये आपके शरीर का एक अंग है लीवर। आपको ये पता है कि लीवर हमारे शरीर का एक अंग है, तो ये भी जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है। अब अगर जीवित कोशिकाओं से बना है तो सभी जीवित कोशिकाओं की ज़रूरत क्या होती है कि उनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन समय पर मिला करे। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए, सप्लाई को इंश्योर करने के लिए क्या होता है, इसको हिपैटिक आर्टरी प्योर ब्लड ले करके आती है। तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, ब्रिंग्स द प्योर ब्लड। प्योर का मतलब यहां पर यह है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर सभी जीवित कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इन दोनों की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लीवर में हिपैटिक आर्टरी की सप्लाई होती है दैट ब्रिंग्स द प्योर ब्लड अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स। हियर यू कैन कंसीडर द प्योर ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज फुल ऑफ ऑक्सीजन, सैचुरेशन ऑक्सीजन का होता है फुल। ये इसको सप्लाई करता है लीवर की सभी कोशिकाओं को। टर्म हिपैटिक हम लीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात समझ गए। ध्यान रहे कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जिसको कि प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों प्राप्त होता है। जो प्योर ब्लड प्राप्त हो रहा है ये हिपैटिक आर्टरी से प्राप्त होता है, और जो इम्प्योर ब्लड प्राप्त होता है यह हिपैटिक पोर्टल वेन कहलाती है, दैट कम्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिफरेंट जो ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि ब्लड को कलेक्ट करके वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वेन को हम हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं, राइट। सपोज दैट दिस वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल, सपोज दैट नाउ दिस वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल। यहां से इसके डिफरेंट सेगमेंट से निकलने वाली जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये वेन्यूल्स होती हैं, ये यहां आकर के किस में कन्वर्ट हो जा रही हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं हिपैटिक पोर्टल वेन में। यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर, राइट। दिस वन इज योर GIT, एलिमेंट्री कैनाल। GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, और यहां से डिफरेंट ब्लड कैपिलरीज आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं व्हाट, इट इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दिस वन हिपैटिक पोर्टल वेन कहेंगे इसे। दिस वन इज नोन एज द हिपैटिक पोर्टल वेन। अभी हम इस पर आते हैं। तो इस तरह से यह क्या काम करेगी, ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड बट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट। हम अभी इसको बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। आपका लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कि प्योर और इम्प्योर दोनों प्रकार के ब्लड प्राप्त होते हैं। प्योर ब्लड कहां से आ रहा है, हिपैटिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, और जो इम्प्योर ब्लड है, चूंकि यह ब्लड एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट सेगमेंट से निकल रहा है, जब कोई भी ब्लड किसी ऑर्गन से रिटर्न होता है तो ये इम्प्योर ब्लड कहलाता है, राइट। क्यों इम्प्योर होगा, क्योंकि उस ऑर्गन में पाई जाने वाली कोशिकाओं में सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है
वो इसी ब्लड में आकर मिक्स हो जाती है। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से जो ब्लड कलेक्ट होकर यहां आ रहा है वो इम्प्योर है इस सेंस में, बिकॉज इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट। व्हाट डज इट मीन? व्हाई इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट? व्हाट इज इट्स नीड? Hepatic artery is also bringing the nutrient to liver. So whether this nutrient is coming for liver for its consumption? No, 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 no. Hepatic artery से जो ब्लड आ रहा है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो सभी लीवर की कोशिकाओं के कंजम्पशन के लिए होते हैं, यूज के लिए होते हैं। लेकिन जो GIT से हिपैटिक पोर्टल वेन जिन न्यूट्रिएंट्स को लेकर आ रही है, यह लीवर में लाने का इसका पर्पज केवल यह होता है कि ब्लड में ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अगर एक्सेस में हैं तो इनकी मात्रा में कुछ कटौती करके हम अपने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को रिटर्न कर दें, ताकि किसी भी प्रकार का, जैसे आपके ब्लड में अगर शुगर ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, तो एक्सेस क्वांटिटी में जो ग्लूकोज मौजूद है इस ब्लड में, क्योंकि डाइजेशन हुआ है यहां पर, और डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। तो जो ग्लूकोज यहां से आएगा वो क्या होगा? यह ग्लूकोज जो ब्लड में मौजूद है अगर एक्सेस में है तो इट इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इनसाइड द लीवर सो एज टू कीप द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड अंडर चेक। ऐसा ना हो जाए कि पता लगा कि जितना भी खा रहे हैं सारा का सारा ग्लूकोज जाकर ब्लड में मिक्स हो रहा है तो शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर। हियर इट चेक्स द अमाउंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, वेदर इट इज इन कंप्लीट proportion according to norm or not. If it is more than the required amount, which is not permissible to stay in blood, is stored in liver in different forms. I will come to discuss all these functions of liver. एक छोटी सी लाइन में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपके ब्लड में जो GIT से आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से आ रहा है, इसमें चूंकि आपने जो खाना खाया है, भोजन का डाइजेशन हुआ है, तो डिफरेंट प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के डाइजेशन के, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी मात्रा इम्बैलेंस्ड है, संतुलित नहीं है, क्योंकि आपने संतुलित भोजन किया ही नहीं है। तो फिर मात्रा ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उतनी की आपको ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ब्लड में क्यों भेज दें? सपोज दैट आपने जैसे फैट लिया है, सपोज दैट आपने घी खाया है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में आएगा। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, बात को समझिए, यह जो ट्राइग्लिसराइड है अगर डायरेक्ट ब्लड में चला जाए लीवर से बिना पास हुए तो क्या होगा? क्या होगा? आपके ब्लड में फैट की मात्रा, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज के ल्यूमेन पर जमा हो जाएगा, उसकी दीवारों पर आपके खून की नली सक्रिय हो जाएगी, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो जो होगा डिफरेंट ऑर्गन में अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमें फैट की मात्रा को नियमित करना है। तो लीवर क्या करेगा? एक्सेस फैट जो होता है इसे यहीं पर स्टोर कर लेगा अपने अंदर। दूसरा कंपोनेंट जो कार्बोहाइड्रेट है, अभी हमने आपको बताया कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यू नो। तीसरा जो कंपोनेंट है जो प्रोटीन है, अब आपको पता है कि प्रोटीन डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एमिनो एसिड होता है, अपने अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। तो जो ये एक्सेस एमिनो एसिड होता है, इट इज नॉट यूज्ड इन आवर बॉडी, इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड टू यूरिया। एक्सेस अमाउंट में जो एमिनो एसिड है इसको ऑर्निथिन साइकिल की मदद से यूरिया में कन्वर्ट करके इसको हम किडनी में भेज देते हैं, वहां से फिल्टर होकर और पेशाब बनकर ये बाहर चला जाता है। ये सारी बातें आप समझ गए। अगला जो कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं है, बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है। अब अगर हम बात करें कि जो अगर कोई ड्रग ले रहा है, सपोज दैट आपने अल्कोहल लिया है, तो ये सीधा सीधा लीवर में आएगा। एक्सेस एल्कोहल इज स्टोर्ड इन लीवर इन डिफरेंट फॉर्म्स, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड इफ इट इज मोर देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। यानी कि आपके न्यूट्रिएंट का कोई भी पार्ट आपके लीवर में या तो ग्लाइकोजन बनकर स्टोर होगा या फिर वो ऑयल बनकर स्टोर होगा, लेकिन कभी भी प्रोटीन का स्टोरेज एक्सेस में नहीं होता। ऐसी कंडीशन में जितना भी एमिनो एसिड आ रहा है उनमें से जो एक्सेस में होगा
it is converted to urea in the process of ornithine cycle and it is returned back to kidney for its filtration to form urine and to remove it out of the body. आपके शरीर से इसे बाहर निकालने के लिए इसको किडनी में भेज दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से जो अभी हमने आपको बहुत थोड़ा सा डिस्कशन किया है, बहुत थोड़ा सा डिस्कशन, इससे आपको ये पता चल गया व्हाट रोल योर लीवर गोइंग टू प्ले, हाउ मच दिस ऑर्गन इज इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी सिस्टम्स। आपके लिविंगनेस के लिए लीवर कितना इंपॉर्टेंट है आपको एक सामान्य आइडिया हो गई होगी। इस तरह से आप अगर देखें तो इसी पर्पज से आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड मटेरियल यहां पर डाइजेस्ट हुआ है, ये सारे फूड मटेरियल डाइजेशन के बाद सब कहां पर आते हैं, ये आपके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से चलकर लीवर में आते हैं। यहां पर आकर इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है कि वेदर दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन और नॉट। इतनी बात समझ गए होंगे। इस तरह से आपका लीवर जो होता है वो एक तरह से चेक पोस्ट की तरह काम कर रहा है, जैसे पुलिस का चेक पोस्ट होता है। चेक कराओ क्या क्या लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आगे से ये आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में मिक्स हो जाएंगे सब, और जब आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जाएंगे तो पूरी बॉडी के सिस्टम में जाएंगे। अब पता लगा आपने कोई जहर ले लिया है तो जहर यहाँ पर स्क्रीन होगा एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सकेगा। इस जहर को, इस टॉक्सिक को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं कहाँ पर, लीवर में। उस जहर के खतरनाक प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए आपका लीवर आपके लिए बहुत ही वफादार ऑर्गन है। ठीक है, इस तरीके से यहां से निकला हुआ ब्लड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से होकर के कहां पहुंच रहा है, लीवर के अंदर। जो दूसरा ब्लड आ रहा है वो कौन है, ये प्योर ब्लड है। ये कहां पहुंच रहा है, आपके लीवर में पहुंच रहा है। प्योर ब्लड का मकसद आपके लीवर के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लाना है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं ये लीवर के लिए नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नदी स्वयं पानी नहीं पीती है, उसी प्रकार से लीवर को जो न्यूट्रिएंट डायरेक्ट प्राप्त हो रहे हैं उनका यूज नहीं करता। ये उन्हीं का यूज करता है जो इनके लिए आता है हिपैटिक आर्टरी के द्वारा। अब तक दो ब्लड वेसल हमने आपको समझा दिया। ब्लड की स्क्रीनिंग हो जाने के बाद, ब्लड की स्क्रीनिंग हो जाने के बाद यहां से ब्लड रिटर्न होता है लीवर से, क्योंकि किसी भी ऑर्गन में ब्लड जाता है तो वहां से वापस भी आता है। ऐसा थोड़ी होता है कि ब्लड जा रहा है उसके अंदर भरता रहेगा तो ऑर्गन ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए उस ऑर्गन में ब्लड एक निश्चित टाइम तक वहां पर रहेगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद स्क्रीन्ड ब्लड जो होगा यहां से वापस आएगा, लेकिन रिटर्निंग ब्लड के अंदर लीवर के अंदर बने हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको यहां पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यानी कि जो ब्लड यहां से निकल रहा है लीवर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसलिए यहां से इस ब्लड को लेकर जाने वाली नली का नाम क्या है, दिस वेसल इज नोन एज, इट इज नोन एज द हिपैटिक वेन। क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज द हिपैटिक वेन, राइट। अब ये जो हिपैटिक वेन है यहां से कौन सा ब्लड लेकर जा रही है, ड्रेन्स आउट the deoxygenated blood, deoxygenated blood, राइट। प्लस यहां जो लीवर में यूरिया बना है, लीवर के अंदर जो यूरिया बना है वो भी हिपैटिक वेन में डिस्चार्ज हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ब्लड वेसल में यूरिया की मात्रा अधिकतम होगी, किस ब्लड वेसल में यूरिया की मात्रा अधिकतम होगी। आपको पता है कि यूरिया का निर्माण आपके शरीर के केवल लीवर में होता है और कहीं नहीं होता। ऐसी कंडीशन में लीवर से जो ब्लड निकलकर जिस नली के माध्यम से जाएगा उस नली में यूरिया की मात्रा अधिक होगी, अधिकतम होगी। ये बात सबको समझ में आ गई है। क्या होगा कि जो ब्लड लीवर से रिटर्न हो रहा है उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी। इतनी बात समझ गए सभी लोग। अब तक हमने आपको लीवर के अंदर जो वेसल्स ब्लड लेकर जा रही हैं उनके बारे में, जो यहां से वेसल्स लेकर निकल रही हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो वेसल्स लीवर के अंदर जाती हैं, फिर आगे क्या होता है, लीवर के अंदर खून की इन नलियों का जाल कैसा होता है। जब हम लीवर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको समझाएंगे कि इस ब्लड का होता क्या है जो लीवर के अंदर आता है। इसको जानने के लिए आपको लीवर की हिस्टोलॉजी जानना बहुत जरूरी है।
Before going to discuss the internal structure and histology of liver, you should know other function that is basically related to your digestive system. It is the formation of bile in liver, right? यहां पर बाइल का निर्माण होता है. The most important function of the liver regarding digestive system is the synthesis of bile, bile formation. अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो लीवर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा इंपॉर्टेंट काम करता है, तो क्या बताएंगे? इट्स मेन रोल इन डाइजेशन इज टू सेक्रीट द बाइल. बाइल पित्त का निर्माण करता है. इस पित्त को कलेक्ट करके लीवर के दोनों पार्ट से निकलकर आने वाली नली का नाम होता है हिपैटिक डक्ट. क्या कहते हैं उसको? इसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट. क्या बोलेंगे? बाइल डक्ट. लेकिन इसका सिस्टम क्या होता है आप ये समझ लीजिए. यहां से अगर हम देखें, बाइल को कलेक्ट करने वाली ये जो नली होती है, बाइल को कलेक्ट करने वाली जो नली होती है, इस नली का नाम होता है, यहां जब ये आएगा तो हम इसे बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट. कॉमन हिपैटिक डक्ट. हम इस नली को बोलेंगे, दिस वन, इस नली को बोलेंगे राइट हिपैटिक डक्ट. और इस नली को हम बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलेंगे इस नली को. अर्थात लीवर के अंदर जिस बाइल का निर्माण होता है, लीवर के अंदर जिस बाइल का निर्माण होता है, उसको कलेक्ट करने वाली नली का नाम हिपैटिक डक्ट होता है. राइट साइड से निकलने वाली नली का नाम राइट हिपैटिक डक्ट होता है. लेफ्ट साइड से निकलने वाली नली का नाम लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होता है. लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कॉमन हिपैटिक डक्ट का निर्माण होता है. और यही कॉमन हिपैटिक डक्ट लीवर से निकलकर कहां आ रही है? ये बाहर आ रही है. और इसका संबंध किससे हो जाता है? गॉल ब्लैडर से हो जाता है. ये बात समझ में आ गया? इस स्ट्रक्चर को हमने शुरू में भी बताया था कि दिस वन इज नोन एज गॉल ब्लैडर, दिस वन इज नोन एज सिस्टिक डक्ट एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट. ये चीज हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल समझा चुके हैं आपको कि यहां से लीवर में बनने वाला जो बाइल होता है, इट इज collected by the right and left hepatic ducts. The right and left hepatic ducts combine with each other to form the common hepatic duct. Now this common hepatic duct emerges out of liver and joins the gallbladder here with the help of the cystic duct. And here the bile is stored inside the gallbladder for some time till it is properly concentrated and its release is required for digestion. गॉल ब्लैडर में ही लीवर से बना हुआ बाइल यहाँ इकट्ठा होता है और ज़रूरत के हिसाब से इसे डिस्चार्ज किया जाता है, जितनी आवश्यकता होती है आपके डिओडिनम में डाइजेशन के पर्पज के लिए. तो इस प्रकार से यहाँ से निकला हुआ बाइल, दिस कम्स टू स्टोर हियर इन गॉल ब्लैडर and it is concentrated. Excess amount of water is absorbed from the bile to make it properly concentrated, and from here this again comes out in the form of common bile duct. इतनी बात समझ गए आप लोग? अब तक आप समझ चुके हैं कि कौन कौन सी नली का संबंध आपके लीवर से होता है. ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन होता है, दिस फॉर्म्स द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. ध्यान रहे कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है ये बर्ड्स में होता है और मैमल्स में पाया जाता है. हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, आपकी बॉडी में 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम होते हैं. यू विल सी इट इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम. कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, जिसको हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं. इसके बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे आप. दूसरा पोर्टल सिस्टम जो होता है वो किडनी के साथ संबंधित होता है, जिसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं. ये जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है
ये एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है। इसका और तीसरा जो सिस्टम होता है जिसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम लीवर का सिस्टम होता है। ध्यान रहे कि पोर्टल सिस्टम जहां पर भी लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं वेन्स का सिस्टम होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसका सिस्टम होता है? वो वेन्स का होता है। तो ये वेन्स का मतलब ऐसा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का वो सिस्टम जिसमें कि किसी आर्गन से ब्लड कैपिलरी निकल कर वेन में कन्वर्ट होती है और हार्ट में न जाकर सीधा किसी अन्य आर्गन में जाती है। तो जैसे यहाँ एलिमेंट्री कैनाल हमारा एक आर्गन है, तो यहाँ से इसके डिफरेंट पार्ट से निकलने वाली ब्लड कैपिलरीज वेन में कन्वर्ट हो गई और लीवर को कनेक्ट कर दिया। तो एक तो कैपिलरी यहां बन रही है और अंदर जाकर के वेन्स की कैपिलरी किसके अंदर बन जाएगी? लीवर के अंदर। तो कैपिलरी से शुरू, कैपिलरी पर खत्म, हमें कहते हैं पोर्टल सिस्टम। फिर से सुन लीजिए, कैपिलरी से शुरू, कैपिलरी पर खत्म, क्योंकि एक आर्गन से ब्लड वेसल निकल रही है तो कैपिलरी वहां होगी, वहां से निकलकर जब किसी दूसरे आर्गन में जाती है तो फिर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उस आर्गन के डिफरेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करना, तो ब्रांचेज में चेंज हो जाएगी। तो कैपिलरी से स्टार्ट होकर कैपिलरी पर समाप्त हो, ऐसे वेनस सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब वो जिसके लिए बना है, जिस आर्गन में बना हुआ है, उसके नाम पर उसका नाम वेनस पोर्टल सिस्टम पड़ेगा। जैसे यहां पर इसका संबंध किससे है? लीवर से है, देन इट इज कॉल्ड एज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। आप समझ गए होंगे कि किसी आर्गन से ब्लड को कलेक्ट होकर कोई वेन निकले और हार्ट में डायरेक्ट न जाकर किसी अन्य आर्गन में जाए, इसे नाम दिया जाता है पोर्टल सिस्टम। बिकॉज दिस सिस्टम इज एसोसिएटेड टू योर लीवर, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। द अदर पोर्टल सिस्टम दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम, वहां पर क्या होता है कि शरीर के कमर के नीचे के हिस्से का जो जितना भी आर्गन होता है वहां से ब्लड को कलेक्ट करके हम लेकर किडनी में आते हैं, फिर यहां से हार्ट को जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता ब्लड। इसलिए इस प्रकार के कलेक्टिंग सेंटर को, कलेक्टिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन बिटवीन योर हाइपोथैलेमस, दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड योर गॉल ब्लैडर एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम इसको हाइपोफिजियल, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। एक एक करके इन सभी आर्गन के बारे में पढ़ेंगे जब वो चैप्टर आएगा। आज हम कंसर्न हैं केवल लीवर से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीवर का बाहरी देख रेख कैसा होता है, बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है, इसके साथ किस किस नली का संबंध है, और एक ब्रीफ आइडिया कि लीवर के अंदर काम क्या होना है। उसी के हिसाब से जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम। तो हम लीवर की हिस्टोलॉजी पर, यानी कि लीवर के अंदर घुसकर, उसके अंदर घुसकर ये देखना चाहेंगे कि ये जो खून की नली जा रही है, या जो खून की नली निकल कर आ रही है, या जो हिपैटिक डक्ट, इन सभी चीजों का आपस में क्या सामंजस्य है, किस तरीके का स्ट्रक्चर अंदर दिखता है, इन सारी चीजों पर चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे इन द हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। राइट, थोड़ा सेगमेंट बड़ा है ये, हम आपको हल्के में नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे लीवर का काम क्या है। क्योंकि लीवर से अलग से क्वेश्चन भी पूछा है कि हिस्टोलॉजी पूछी जाती है, तो आपको ये आइडिया होनी चाहिए कि व्हाट इज द लीवर, व्हाट इज इट्स फंक्शन एंड व्हाट इज इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो अपने अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि लीवर के अंदर की बनावट कैसी है और किस प्रकार बाइल का निर्माण होता है, और फिर यहां से कलेक्शन किस प्रकार होता है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। बीएससी भाग 2 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध बच्चों के लिए और सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, चूंकि सिलेबस यही है, तो आपके लिए, सभी के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, अपने अगले लेक्चर का हमारे इंतजार करिए। आप अगले लेक्चर में यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।